नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में आज हम करने वाले हैं पाठ्य निहित प्रश्नों को हल, अर्थात जितने भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, मतलब कि आपके अध्याय के अंदर दिए गए जो प्रश्न हैं, हम उन सबको हल करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, बिल्कुल बढ़िया मजेदार अंदाज में आज की क्लास को पढ़ने के लिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारी आज की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए हैं और आपको छांटना है, ज्ञात करना है कि इनमें से कौन से पदार्थ हैं और कौन से पदार्थ हमारे पास नहीं है। तो आप देखिए, कुर्सी जो है वो आपका पदार्थ है, ठीक। यहाँ पर आपका जो वायु है, ठीक, उसमें क्या होते हैं? कण होते हैं, ठीक है। लेकिन स्नेह, गंध, घृणा, ये तीनों चीजें क्या है? ये भावना है, इमोशंस है। अब बात कर रहे हैं बादाम आपका क्या है? पदार्थ है। पर विचार, शीत, ठीक, ये आपका पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये विचार तो विचार है, ठीक है। इत्र की सुगंध, ये भी आपका पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ कौन कौन हो गए? आपका कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी हो गया है, ठीक। तो ये रहे आपके पदार्थ। बाकी सब क्या है? आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं आपकी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताने हैं। तो हमारे पास पहला है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की जो महक है उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखो क्या हो रहा है, कहीं से गर्मा गर्म खाना बन रहा है या कहीं से हम निकल रहे हैं और किसी के घर में स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं, तो हमारे क्या होता है, खुशबू आ जाती है कि वाह वाह, आज तो किसी के घर में बहुत बढ़िया खाना बन रहा है, ठीक। लेकिन वही ठंडा खाना रखा हो तो उसमें क्या होगा कि हमें खुशबू लेने के लिए उस खाने के पास जाना पड़ेगा। और ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक। ये बात इन्होंने पूछ ली, तो प्रश्न समझ में आ गया। अब उत्तर दे देते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्मा गर्म है ना खाना, तो खाने के जो कण हैं उनमें कौन है? ये कण। और इन कणों में कौन है? आपकी गतिज ऊर्जा है, ठीक। अब गतिज ऊर्जा जब आपके पास होती है तो आपकी गति कैसी होती है? बढ़ जाती है। और जैसे ही गति बढ़ेगी तो कण क्या होंगे? उड़ते उड़ते आपके पास आएंगे। आप ऐसे उसको बढ़िया सूंघ लोगे और जैसे ही सूंघोगे तो आपको लगेगा अरे वाह, आज खाना बढ़िया बन रहा है कहीं पर, ठीक। तो देखते हैं क्या कहता है उत्तर। देखो, गरम भोजन की गंध कई मीटर दूर से पहुंच जाती है क्योंकि गरम जो भोजन है उसके कणों में क्या है? आपके पास गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा है। इसलिए विसरण की दर ठंडे भोजन के कणों की तुलना में कैसी होती है? अधिक होती है। फिर ठंडे भोजन में तो गतिज ऊर्जा है ही नहीं, तो वहां तो विसरण संभव ही नहीं है। पर क्या है, गर्म जो भोजन है उसमें विसरण संभव है, क्योंकि कण क्या है? गति कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो बात समझ में आ गई क्यों आती है आपको बढ़िया खाने की खुशबू, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? देखो, स्विमिंग पूल है आपके पास बढ़िया, और स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग ताल कहते हैं, ठीक है ना। और अब इसमें गोताखोर है, ठीक है, यानी आप खुद को समझ लो कि आप बहुत बढ़िया स्विमर हो, आप अच्छे से क्या करते हो? तैर लेते हो। तो आप जब आप कोई भी आदमी तैरता है या कोई व्यक्ति तैरता है तो आपने देखा है वो कुछ इस तरीके से अपने हाथों से पानी को काट के आगे बढ़ता है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि पता है कि जो हमारा जल है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब जल के कणों के मध्य क्या है? रिक्त स्थान है। क्या है भाई? रिक्त स्थान है, ठीक। यानी कि इनके बीच में क्या है? आपका अंतर आणविक बल है। कौन सा बल है? अंतर आणविक बल जो है वो कम है, और वो भी क्या है?
उनके मध्य भी क्या है, स्थान है, ठीक, यानी अंतरा आणविक स्थान है इनके मध्य। और आप तो सीधा सीधा याद रखो कि जल के मध्य क्या होता है, जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, सीधा सीधा। अब रिक्त स्थान है तो आप आराम से उसे काट पाओगे या नहीं। देखो, एक गोताखोर पूल में पानी को काटने में सक्षम है, इससे पता चलता है कि पानी के कणों के मध्य अंतर आणविक स्थान होता है और उनका आकर्षण बल कम होता है। देखो, अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो हम इसे काट नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब आकर्षण बल तो कम है, ऐसे ही बंधे हुए हैं, और क्या है, इनके मध्य स्थान भी है, तो फटाफट से ये कट जाएगा यानी टूट जाएगा। यहाँ कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा कि वो बहुत अधिक उससे उसको बांध के रखे। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलो वीडियो को कर दो पॉज और अपनी कॉपी में लिखो कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। हमने पदार्थ के भौतिक गुण भी पढ़े, हमने अभिलाक्षणिक गुण भी पढ़े और उनमें हमने उनकी विशेषताएं भी पढ़ी थी। तो वीडियो को यहाँ पे आपको करना है पॉज और मुझे बताना है कि भाई आपने क्या क्या गुण लिखे हैं। तो देखो, पदार्थ के कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर कैसे हैं, गतिशील हैं। क्या है, निरंतर गतिशील हैं, ठीक। तीसरा, इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है इनके मध्य, आकर्षण बल होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो पदार्थ के कण सूक्ष्म भी होते हैं, निरंतर गतिशील भी होते हैं और आकर्षण बल से बंधे हुए भी होते हैं, ठीक। ये तो पदार्थ के गुण है या नहीं। और पदार्थ का गुण कौन सा है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, निरंतर गतिशील है, उनके कणों के मध्य स्थान है और अंतरा आणविक आकर्षण बल भी वहां पर होता है। उस आकर्षण बल से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। तो देख लेते हैं। देखो, पदार्थ के कणों की विशेषताएं हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, कणों में अंतरा आणविक बल होते हैं, ये निरंतर गतिमान होते हैं और ये जो कण हैं ये कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म। तो प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर समझ में आ गया। अब चलते हैं कहां, अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। देखो, घनत्व का ये सूत्र यहाँ पर इन्होंने लिख के हमको दिया है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है आपका, घनत्व, ठीक। डेंसिटी बराबर क्या हो गया, m/v हो गया, ठीक, यानी डेंसिटी मतलब d बराबर क्या हो गया आपका, m/v हो गया है। क्लियर। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करो। अब घनत्व किसका सबसे ज्यादा होता है, पहले यहां समझो कि आपके पास घनत्व होता है ठोस का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका आता है द्रव और उसके बाद आपका आता है गैस, ठीक। इसका मतलब जिसमें कण जो होंगे वो पास पास होंगे, उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये वाला सिद्धांत अपने को याद रखना है। क्लियर हो गई बात। अब देखो, यहां पर सबसे ज्यादा पास पास में कण किसके हैं, लोहे के हैं। तो लोहे को हमने 1 नंबर दिया, लोहे को आप यहां लिख लो। लोहे के बाद चौक आता है कि उसी के कण सबसे पास में है, ठीक। चौक के बाद कौन है, देखो रुई में नहीं होगा, जल नहीं होगा, जल से गाढ़ा कौन है, शहद है, तो शहद यहां पर आ जाएगा, ठीक। शहद के बाद कौन आएगा, जल आ जाएगा, ठीक है। जल के बाद कौन आएगा आपका, कपास लिख सकते हो या कपास को आप रुई भी कहते हो तो रुई लिख दो। उसके बाद कौन आएगा, चिमनी का धुआं आएगा। कौन आएगा, चिमनी का धुआं, ठीक। तो चिमनी का हमने यहाँ पर लिख दिया है धुआं। उसके बाद कौन आएगा, आपकी वायु उसके बाद आएगी। तो देखो, सबसे ज्यादा कण किसके पास पास में है, ठोस के पास पास में है, तो हमने लोहा और जो चौक है वो ठोस है, पास में लिख दिया। उसके बाद कौन आएगा, द्रव, तो आपने द्रव, जल और शहद में ज्यादा गाढ़ा कौन, शहद, इसलिए शहद पहले लिखा, जल बाद में। उसके बाद देखो आपने लिखा रुई, चिमनी का धुआं और वायु। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई समस्या है? तो ये रहा आपका क्रम और इस क्रम में हमारे पास ये देख लो आप कि हमने इसी क्रम में लिखा था, बस हमने यहां से क्या कर दिया, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या
6 पर। तो 6 प्रश्न संख्या हमको क्या कहती है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतरों को सारणीबद्ध करना है। अब पदार्थ में क्या होते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं हैं क्या पदार्थ में, गुण बहुत सारे हैं, अवस्थाएं कितनी है, 3 हमारे पास है। तो ठीक, हमारे पास जो अवस्था है पदार्थ की, वो कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। ठीक, पहली कौन सी है, आपके पास ठोस है, फिर कौन है आपके पास द्रव है, और फिर कौन है आपके पास गैस है। ठीक, अब इनके गुण, अब गुण देखो कि हमको अंतर करना है आकार के आधार पर। ठीक, हमको अंतर करना है इनमें आयतन के आधार पर, हमको अंतर करना है इनमें दृढ़ता के आधार पर, या आप कहो कि तरलता जो होती है उसके आधार पर। फिर बात करेंगे विसरण के आधार पर। ठीक, फिर बात करेंगे आकर्षण बल के आधार पर कि भाई इनमें आकर्षण बल जो है वो कितना होता है। उसके बाद करेंगे हम संपीड्यता के आधार पर कि संपीड़ित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फिर बात करेंगे कणों के मध्य की दूरी के आधार पर। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन सभी के विषय में बात करनी है। तो अब आप देखो, ठोस का जो है आकार वो निश्चित होता है, हमें पता है कि ठोस का आकार तो निश्चित है, पर क्या द्रव और गैस का आकार निश्चित है, नहीं। हम इन्हें जिस पात्र में डालते हैं ये उसी पात्र का आकार ले लेते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं आयतन पर। तो ठोस का आयतन निश्चित है, द्रव का भी आयतन निश्चित है, पर गैस के अणु तो दूर दूर होते हैं, इसलिए उसका जो आयतन है वो क्या है, निश्चित नहीं है। फिर बात कर रहे हैं दृढ़ता या फिर तरलता। तरलता मतलब जो बह सकती है। अब ठोस तो बह नहीं सकता, लेकिन आपका द्रव तो क्या है, तरल है, वो तो क्या है, बह सकता है, पानी डालो अभी बह जाएगा। ठीक, और गैसें भी क्या है, आपकी बहने का गुण रखती हैं। फिर बात कर रहे हैं विसरण। तो ठोस में विसरण संभव नहीं है। हमने जब आपको बताया था ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन, वहां हमने इन्हीं सब बिंदुओं का अध्ययन किया था, याद आ गया, वेरी गुड। अब विसरण की बात हम कर रहे थे, तो ठोस में विसरण संभव नहीं है, पर ठोसों का जो है द्रवों में विसरण संभव है, और गैसों का भी द्रवों में विसरण संभव है। उदाहरण, भाई आपने शक्कर लिया और जल में घोल दिया तो ठोस का विसरण हो गया। आपने क्या करा, ऑक्सीजन ली और जल में डाल दी तो गैसों का विसरण हो गया। और गैस में विसरण तो बहुत तीव्रता से होता है। फिर बात करें आकर्षण बल। अब भाई जिसके कण पास पास उसमें आकर्षण बल ज्यादा, तो ठोसों में आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर द्रवों में कम होता है और गैसों में और भी कम हो जाता है। संपीड़ितता ठोसों की तो नगण्य होती है, हमने उस दिन भी बात करी थी कि हम इसे दबा नहीं सकते, लेकिन द्रवों को हम एक निश्चित सीमा तक दबा सकते हैं, और गैसों को जो है हम बहुत ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब उनकी जो संपीड़ितता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कणों के मध्य दूरी, आपके जो ठोस के कण हैं उनके मध्य दूरी कैसी है, नगण्य, वो बिल्कुल दूरी नहीं होती, वो बिल्कुल पास पास अवस्थित होते हैं। लेकिन जो द्रव है उनके कणों के मध्य कैसी होती है, ठोसों की अपेक्षा दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, और गैसों में ये दूरी कैसी होती है, और भी अधिक होती है। तो ये सब बिंदु आपको समझ में आ गए, अवस्था समझ में आ गई। अब चार्ट के माध्यम से फटाफट से दोहरान कर लेते हैं इन सभी बिंदुओं का कि हमें करना क्या है और याद कैसे करना है। चले दोहरा ले फटाफट। ठीक है, देखो ये रहे हमारे गुण, ये रहा आपका ठोस, ये रहा द्रव और ये रहा गैस। तो आप देखो आकार के विषय में हमने बात करी, तो ठोसों का जो आकार है वो हमें पता है कि वो निश्चित होता है, क्योंकि उनकी निश्चित सीमा होती है। हमने पहला क्रियाकलाप भी यही किया था कि पेन, किताब, सुई और लकड़ी का जो गट्ठा हमने लिया था या टुकड़े लिए थे, उन पर हमने क्या करता है, स्केच करके देखा था कि उनकी स्पष्ट सीमाएं हैं, आकृति उनकी निश्चित है या फिर नहीं है। ठीक, द्रव क्या होता है कि भाई वो ऐसा नहीं करते, वो पात्र का आकार ले लेते हैं, गिलास में डालोगे तो गिलास का हो जाएगा, है ना, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का आकार ले लेंगे। गैस की बात करें तो गैसों का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि अणु कैसे हैं, दूर दूर व्यवस्थित हैं। आयतन के विषय में बात कर रहे हैं तो ठोस का आयतन कैसा है, निश्चित, और द्रव का आयतन भी कैसा है, निश्चित। पर आपके जो गैस है उसका आयतन कैसा है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है उसका आयतन।
क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं दृढ़ता या तरलता। अब ठोस जो है वो बह नहीं सकते, क्योंकि वो कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत बंध से बंधे होते हैं, अणुएं जो हैं उनके अंदर वो पास पास होते हैं। लेकिन द्रव जो है वो तो ऐसा नहीं है। द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं और उनमें बहने का गुण है, और गैसों में भी बहने का गुण जो है वो उपस्थित होता है। कणों के बीच के आकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो ठोसों में सर्वाधिक होता है, द्रव में ठोसों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, और गैस में ठोस और द्रव की तुलना में और कम ये हो जाएगा। कणों की स्थिति की बात कर रहे हैं तो ठोसों में जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं, दूरी उनके मध्य कम होती है। द्रव में ठोसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। हम नहीं कहते क्या कि द्रव के मध्य क्या होते हैं, द्रव का जो कण है उनके मध्य क्या है, रिक्त स्थान उपस्थित होता है, और गैस का तो आपको पता है कि कण क्या है, बहुत अधिक दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। संपीड़ितता की बात कर रहे हैं तो जो आपका ठोस है वो संपीड़ित नहीं हो सकता, लेकिन आपका द्रव जो है वो संपीड़ित हो सकता है, और गैस अत्यधिक संपीड़ित हो सकता है। तो बात यहां तक समझ में आ गई। अब एक बिंदु रह गया विसरण, और विसरण में क्या था कि ठोस जो है वो ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं हो सकता, लेकिन आपका द्रव जो है उसमें क्या होगा, ठोस भी विसरित होगा और गैस भी विसरित होगी। अगर विसरण क्या है, द्रव और ठोस के विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक, और दूसरा बात कर रहे हैं आपका द्रव प्लस गैस के विषय में, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है उदाहरण याद आना चाहिए, जल प्लस आपने क्या घोल दिया है, शक्कर घोल दी है, ठीक, जल प्लस आपने क्या घोल दिया है, नमक घोल दिया है। और यहाँ पर आपको समुद्री जल याद आना चाहिए, क्योंकि समुद्री जल के अंदर कौन है, आपकी ऑक्सीजन है। जलीय जीव यहाँ से ही तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, याद आ गया, ठीक। गैसों का गैसों में विसरण जो है वो सर्वाधिक गति से हो सकता है, अच्छे से यहाँ पर विसरण जो है वो संभव है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। देखो दृढ़ता के विषय में अगर हम बात करें तो दृढ़ मतलब जिसके अणु पास पास है वो कठोर होगा, दृढ़ हो जाएगा। संपीड़ितता हमने बात करी कि जब हम क्या करते हैं, दबाने का जो गुण है, अणुओं को दबा करके समीप लाने का जो गुण है वो आपका क्या होता है, संपीड़ितता होती है। तरलता क्या होती है, जिसमें दृढ़ता नहीं है वो तरल है, यानी जो बह सकते हैं। बर्तन में गैस का भरने का मतलब है कि गैस के अणु बहुत दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तो वो पात्र का आकार ले लेते हैं, तो पूरे बर्तन में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक। अब बात कर रहे हैं आकार के विषय में, तो आपको पता है कि जो ठोस है उनका जो आकार है वो कैसा होता है, आपका निश्चित, द्रवों का अनिश्चित और गैसों का भी अनिश्चित। गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ठोस जो है उनके जो कण हैं आपके पास, अगर आप उन्हें गतिज ऊर्जा प्रदान करोगे तो क्या होगा, वो गति करेंगे, उनमें कंपन होगा। ऐसे ही गैसों में भी सर्वाधिक होगा, क्योंकि गैसों में क्या होता है कि ये अनियमित गति होती है उनकी, हर दिशा में वो गतिमान हो सकते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। घनत्व के विषय में बात कर रहे हैं तो घनत्व का क्या मतलब होता है कि D बराबर, हमने भी बात करी, M/V, मतलब आपका द्रव्यमान जो है बटा उसके हो गया है आयतन। क्लियर हो गई यहाँ पर बात, ठीक। अब इन्हें क्या करते हैं, लाइन टू लाइन देख लेते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ। अब बात कर रहे हैं दृढ़ता के विषय में, तो दृढ़ता देखो, बाहरी बल के अधीन होने पर किसी पदार्थ का अपनी आकृति बनाए रखने की प्रवृत्ति है। बाहरी बल, ठीक, अब मैं इसमें बाहरी बल लगा रही हूं लेकिन इसको कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये अपनी ही आकृति में है, तो ये कैसा है, दृढ़ है, मतलब ठोस है, ठोस है ना ये, तो ये क्या है, दृढ़ है, ठीक। दूसरा आ गया है आपका संपीड़ितता। पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, इस स्थान पर आप बाहरी बल लगाओगे तो कणों को क्या ला दोगे, समीप ला दोगे, और जब कणों को समीप लाते हो तो इस गुण को क्या कहते हो, संपीड़ितता कहते हो। क्या कहते हो, संपीड़ितता कहते हो। तरल पदार्थ कैसे होते हैं, संपीड़ित होते हैं, या उनमें संपीड़ितता का जो गुण है वो विद्यमान होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अगला देखो, तरलता के विषय में बात कर रहे हैं। कणों के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है, और द्रव और गैस दोनों में क्या है कि ये जो गुण है वो विद्यमान होता है। क्लियर हो गई बात।
गैसों का भरना, ठीक, पात्र में गैसों का भरना। तो गैसों में ऐसे कण होते हैं जो सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। क्यों? क्योंकि गैस में क्या होता है, ये एक कंटेनर है, अब यहाँ और यहाँ कण है, तो अब ये हर दिशा में गति कर सकते हैं, ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यादृच्छिक गति हो रही है, अनियमित गति हो रही है, पता ही नहीं कि किस दिशा में हमें जाना है। ठीक, गतिज ऊर्जा के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो कणों की गति के कारण उनमें उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैसों के अणु अनियमित रूप से कंपन करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, स्पेस है, रिक्त स्थान है, तो यादृच्छिक गति हो रही है। तो उनमें क्या होगा कि जैसे ही आप गतिज ऊर्जा दोगे तो सर्वाधिक गति ये करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे और बात कर रहे हैं घनत्व के विषय में। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया हो तो उसे ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व। देखो अभी बात करी कि घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोसों का सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका द्रव का होता है और फिर आपका गैस का होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में अणु पास पास हैं, ठीक, और द्रव में थोड़े दूर हैं, और गैसों में ये कैसे हैं, बिल्कुल ही दूर है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कारण बताइए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। तो गैस में क्या है भाई, गैस के जो कण हैं वो अत्यधिक दूरी पर व्यवस्थित हैं, अनियमित और यादृच्छिक गति करते हैं। तो जैसे ही आप पात्र में डालेंगे उन्हें पता ही नहीं कि किधर जाना है, तो वो सब दिशाओं में कैसे होंगे, फैल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। देखो गैस के अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वे सभी दिशाओं में गतिमान होते हैं। इसलिए जब बर्तन में रखते हैं तो बर्तन को क्या करते हैं, पूरी तरीके से वो भर देते हैं। क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस क्या है भाई, गैस के कण अत्यधिक दूरी पर हैं, उन्हें आप गतिज ऊर्जा देंगे, परस्पर भी टकराएंगे और पात्र की दीवारों से भी वो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो पात्र की दीवारों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, दाब वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई। देखो गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के अणु उच्च गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं। भाई गतिज ऊर्जा ज्यादा है ना, तो अनियमित गति हो रही है, और यादृच्छिक मतलब अपने मन की गति कर रहे, कहीं भी वो जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अणु लगातार कंपन कर रहे हैं, खुद भी टकरा रहे हैं और पात्र की दीवारों से भी वो क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न हो रहा है। क्लियर हो गया ये बिंदु। सब जगह एक ही चीज है कि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, कंपन बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है कि अनियमित गति है, इसलिए ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। क्लियर हो गई बात। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कारण बताना है कि लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है। भाई लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि उसमें जो कण है, उसमें जो अणु है वो कैसे हैं, बहुत पास पास हैं, आकर्षण बल से वो क्या हैं, बंधे हुए हैं। तो देखो लकड़ी की मेज के अणु या कण एक दूसरे के बहुत कैसे होते हैं, समीप होते हैं, इसलिए लकड़ी की मेज क्या हो गई, ठोस वो कहलाने लग गई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारण बताना है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अब हवा में ये देखो, हवा में आप आसानी से हाथ चला सकते हो, लेकिन अब अगर आपको इसको तोड़ना है तो हाथ नहीं चला सकते, यही रुक जाएगा। क्यों ऐसा? हवा के कण दूर दूर होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। ठोस जो है इसके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं है, ये मजबूत आकर्षण बल से बंधा है, इसलिए क्या होगा, किसे तोड़ने के लिए तो कराटे में दक्ष होना ही पड़ेगा अपने को, लेकिन हवा में अपन आराम से हाथ चला सकते हैं। बात समझ में आ गई। देखो हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के जो ठोस ब्लॉक है उसको क्या करना है, अगर आपको तोड़ना है तो कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या होगा कि हवा के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही कैसा होता है, कम होता है। ठीक, अतः हवा के जो कण हैं उनके मध्य दूरी होती है जिससे हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस पदार्थों में अणुओं में जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक है, इसलिए क्या होगा कि भाई हमारा हाथ नहीं जाएगा। और सीधा सीधा समझो, हवा और ठोस
यानी कि आपकी क्या हो गई, हवा जो है वो कौन है, गैस, और आपकी जो ठोस, तो ठोस है ही सही। अब सोचो कि ये जो गैस है और ये जो ठोस है, गैस में अणु दूर दूर होते हैं, ठोस में पास पास होते हैं। तो जिसके अणु दूर दूर हैं, जिसमें रिक्त स्थान है, आज आसानी से अपना हाथ जाएगा। जिसके अणु पास पास है, कोई रिक्त स्थान नहीं है, तो लग जाएगी ना चोट अपने को। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और देखिए अगला प्रश्न क्या है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। भाई आप बताओ कि भाई जो भी ठोस पदार्थ है वो क्या होता है कि आपका जल में डूब जाएगा। आप कील डालोगे, पानी में डूब जाएगी। डूबेगी कि नहीं डूबेगी, डूब जाएगी। ईंट का डालोगे पत्थर, तो वो पानी में डूब जाएगी। ये पेन पानी में डूब जाएगा। ये आपका जो रिमोट है ये भी पानी में डूब जाएगा। ठीक, लेकिन आप बर्फ को देखो, बर्फ भी ठोस है, लेकिन वो क्या है, आपके पानी पर तैरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्फ है ना, उसकी जो संरचना आप देख रहे हो, ये संरचना कैसी है, पिंजरे नुमा संरचना है। कैसी संरचना है ये, पिंजरे नुमा संरचना है। तो बर्फ एक ठोस पदार्थ है, लेकिन इसकी संरचना के कारण इसका घनत्व क्या हो जाता है, पानी से कम हो जाता है। बर्फ में अणु एक पिंजरे जैसी संरचना में रहते हैं, जिसमें बहुत सी क्या है, खाली जगह आपको दिख जाएगी। ठीक, अब ये खाली जगह की वजह से इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपका जो है क्या हो जाता है भाई, द्रव का घनत्व से ज्यादा हो जाता है, तो ये ऊपर उसके तैरती है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। केल्विन में दिया है और आपको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 300 केल्विन जो है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पर ये लिख दिया है, और जब आप माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आ जाएगा। ये लीजिए, हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये देख लीजिए, आपके पास केल्विन में दिया हुआ था, हमने 273 केल्विन माइनस कर दिए, तो हमारा जो है वो डिग्री में ये मान आ गया। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखो, 250 डिग्री पर क्या अवस्था होगी और 100 डिग्री पर क्या अवस्था होगी। तो 250 डिग्री पर तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और 100 डिग्री पर ये क्या होगा, द्रव होगा, और साथ में गैस बनना ये क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो देखो, 250 पर ये गैस होगा और 100 डिग्री पर ये तरल के साथ साथ गैस भी होगा, क्योंकि 100 डिग्री पर आपका जल है वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? देखो, पदार्थ है, अब पदार्थ की क्या कर रहे हैं हम, अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, अब उस अवस्था में परिवर्तन के दौरान ये कह रहे हैं कि ये जो आपका तापमान है ये स्थिर क्यों रहता है। तो भाई स्थिर इसलिए रहता है कि किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। किसकी आपूर्ति कर दी हमने, ऊष्मा की। अवस्था परिवर्तन हो रही है तो आपने उसको ऊष्मा दी। इस पदार्थ के अणु कणों के बीच आकर्षण बल को दूर करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करते हैं। अब पदार्थ क्या है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, यानी अगर अणु पास पास हैं तो कहाँ जा रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए उसे किसकी आवश्यकता है, ऊष्मा की उसने आवश्यकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वो ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक, इस अवधि में हमारा जो तापमान है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि आपने क्या करा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया। इस अवस्था में जब आपने परिवर्तन किया तो हुआ क्या कि पदार्थ के जो कण थे अगर वो पास पास है तो उन्हें दूर करने के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रक्रिया में आपका तापमान कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक, यह अतिरिक्त ऊष्मा अणुओं द्वारा पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस रूप में ये प्रदान की जाती है। इसलिए इस समय आपका जो तापमान है वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। बात समझ में आ गई?
क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो हमारे पास बहुत बढ़िया विधि है। हमारे पास क्या था, एक इस तरीके का क्या था, पात्र था। उस पात्र पे हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन पे हमने क्या करा, इसके नीचे गैस के अणु रख दिए। इस पिस्टन से हमने क्या करा, दबाया, और जैसे ही हमने दबाया तो दबाते दबाते क्या हो गया, वो जो गैस के अणु के मध्य दूरी थी वो कम हो गई, और ये जो गैस है वो द्रव अवस्था में कैसी हो गई है, परिवर्तित हो गई है। ठीक, तो चित्र के माध्यम से आपको याद आ जाएगा। ये देखो, हमने कुछ इस तरीके से किया था और ये इस तरीके से व्यवस्थित हो गया था। क्लियर हुई। वायुमंडलीय गैसों को एक सिलेंडर में लिया जाता है, पिस्टन जिस पर लगा होता है उन्हें ठंडा करके उन पर दबाव डाल करके उन्हें द्रवीभूत किया जाता है। तो हमने वायुमंडलीय गैसों को लिया और इन्हें ठंडा किया, और इस पर क्या लगा रहे हैं, पिस्टन, और जैसे ही पिस्टन से दबाव डाल रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो गई हैं, व्यवस्थित यहाँ पर हो गई हैं। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? इवेपोरेशन के कारण वो क्या करता है, ठंडा। देखो गर्मी है, ठीक है, अब आपने कूलर लिया, कूलर की जो आपके पास पैड्स होते हैं, टाटी होती है, आप उस पर पानी डालते हो, वहां से क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक, तो वाष्पन की जैसे ही क्रिया होती है तो अंदर कौन सी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। ठीक, बात समझ में आई। देखो, कूलर की बाहरी दीवारों पर लगातार पानी छिड़का जाता है। गर्म शुष्क मौसम के कारण यह पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण अंदर की हवा ठंडी होती है और ठंडे ठंडी हवा हमको मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका सीधा सीधा कारण है वाष्पीकरण। जब हम वाष्पीकरण पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये कहा था कि इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर आता है। तो आप देखो, पहला प्रश्न वाष्पीकरण, दूसरा भी वाष्पीकरण। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि घड़े के जल में जो छिद्र होते हैं ना, वहां से क्या होता है, पानी का वाष्पन होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, आपका जो घड़ा है उसकी सतह कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। देखो, मिट्टी का घड़ा छिद्र युक्त होता है, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है, पानी वाष्पित होकर के घड़े की सतह पर आ जाता है, जिससे क्या होती है, ठंडक पैदा होती है, और इस ठंडक से आपका जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, घड़े का ठंडा वहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और देखो, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो है उसको ठंडा ठंडा लगता है, क्यों? तो इसका आंसर भी है वाष्पीकरण, और ये हमने प्रयोग के माध्यम से समझा था कि एसीटोन आपने डाला तो हथेली से कणों ने ऊष्मा ली और वो उत्सर्जित हो गए, तो यहां पर क्या हुआ, हमें ठंडा ठंडा एहसास हुआ। ठीक, एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम हवा के संपर्क में आने पर वाष्पित होते हैं। वाष्पीकरण के कारण हमारे हाथों में क्या हो जाती है, ठंडक हमको महसूस हो जाती है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल आपका बढ़ गया ना, यानी सतह क्षेत्र बढ़ गया। ठीक, और सतह क्षेत्र क्या होता है, वाष्पीकरण की हमने बात करी थी, समानुपाती होता है। तो अगर सतह का क्षेत्र बड़ा है आपका, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कप की अपेक्षा आपका चाय और दूध जो है वो प्लेट में या फैली प्लेट में जल्दी ठंडा होगा। क्लियर हुई बात। देखो, प्लेट में रखी चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल कप की अपेक्षा बड़ा होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। प्लेट में रखी चाय कप की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, कप की जगह किस में से पी लेते हैं, प्लेट में से। कब? जब हमें थोड़ी सी जल्दी हो रही है। आ रही है बात समझ में? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, गर्मियों में हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? पसीने का अवशोषण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जहां से क्या होता है, वायु का प्रवेश होता है, और जो पसीना है उसका वाष्पन आसानी से हो जाता है। क्लियर हुई बात। देखो, गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग क्योंकि गर्मी में क्या होते हैं, वो गर्मी को परावर्तित कर देते हैं, और सूती कपड़ों में छिद्र होता है जो पसीना सोख लेते हैं और वो तेजी से वाष्पित
हो जाता है। तो ये सब क्या है, वाष्पीकरण वाले प्रश्न है जिन्हें हमें क्या करना है, अच्छे से याद करना है। तो अब आपको करना क्या है कि जितने प्रश्न उत्तर हमने आज हल करे हैं उन सभी को अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।